नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार या मूल कर्तव्य के बारे में। मूल अधिकार वे परिस्थितियाँ तथा सुविधाएं होती हैं जो व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करें और उसके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करें, जो सामान्य जीवन के लिए अपरिहार्य मानी जाती हैं। मूल अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाता है ताकि ये सत्तारूढ़ दल की बपोती मात्र न बनकर रह जाएं। अमेरिकी संविधान ने 1791 के संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को शामिल किया। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को विस्तृत रूप से इसमें वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार के जो राज्य के अंतर्गत हैं, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले भारत राज्य क्षेत्र में जो भी विधियां प्रवर्तित थी वो उस मात्रा तक शून्य मानी जाएंगी जिस मात्रा तक इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अर्थात जो पहले विधि थी और वर्तमान समय में जो कानून हैं उनका अगर वो उल्लंघन करती हैं तो वो शून्य मानी जाएंगी, अन्यथा वो सही बैठ जाएंगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद भाग 3 के मूल अधिकार के भाग 3 के अंतर्गत समानता के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में बात करता है। अब इसके दो परिणाम निकलते हैं। क्या निकलते हैं कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी व्यक्ति देश के साधारण कानूनों के अधीन हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या किसान हो। राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं देगा जन्म या मत के आधार पर। समानता के अधिकार का तात्पर्य यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को हर मामले में समान बना दिया जाए, क्योंकि ऐसा न स्वाभाविक है और न ही व्यावहारिक है। समानता का तात्पर्य समानों में समानता है, अर्थात एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये तो समान विधि के समक्ष समानता हो गई। अब विधियों का समान संरक्षण क्या है कि समान संरक्षण असमान व्यक्तियों को सुविधाएं और अवसर प्रदान करके राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। तो विधि के समक्ष क्षमता से तात्पर्य तो ये हो गया कि किसी भी प्रकार की कोई विभेद नहीं किया जाएगा और वो सब समानों में समान होंगे। अब जो विधि के समान संरक्षण की बात है उसमें ये कहा गया है कि समान संरक्षण जो असमान व्यक्ति हैं उनको कुछ एक सुविधाएं देकर उनको सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। अगला है अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद सामाजिक समानता स्थापित करता है। ये जो अनुच्छेद 15 है, व्यक्ति को उपरोक्त आधार पर सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों एवं पूर्णतः भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग किए गए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों आदि को यूज करने से नहीं रोका जाएगा। और जो इसके अंतर्गत ही 15(4) जोड़ा गया उसमें सामाजिक पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया। फिर है अनुच्छेद 16, जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई है, लेकिन इसमें भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को किसी सेवा के लिए आवास योग्यता अथवा कोई अन्य अर्हताएं निश्चित करने का अधिकार होगा और विभिन्न सेवाओं के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का समानता के सिद्धांत का अतिक्रमण करना नहीं समझा जाएगा। अर्थात संसद ये कानून बना सकती है कि जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात जो छुआछूत की प्रणाली कई वर्षों से चली आ रही है उसको ऐसा करने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18, इसके अंतर्गत सैनिक तथा शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा उपाधियों देने पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये व्यवस्था करता है कि सरकार की सम्मति के बिना कोई भी नागरिक विदेशों द्वारा भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में भी पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान समय में ये 6 स्वतंत्रताओं में बटी हुई हैं। इसी अनुच्छेद 19 के तहत जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके उपबंधों के
उपबंध जो हैं उनके खंड में इसके प्रतिबंध भी, रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं। अर्थात ये माना जाता है कि अगर कोई स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को मिली हुई है तो इसका तात्पर्य नहीं है कि वह असीमित नहीं है। अर्थात इसमें अनुच्छेद के अंतर्गत ही उसके बैरिकेडिंग का भी काम कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 ये नागरिकों को किसी अपराध के संबंध में अवैधानिक ढंग से दंडित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण देता है। अर्थात किसी को कानून के अनुसार दंडित नहीं किया जाए तो उसके खिलाफ भी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसे अधिरोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो और न ही वह उससे अधिक दंड देने का पात्र होगा जो उसे अपराध करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता है। और इसी अनुच्छेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। इसी अनुच्छेद से विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता मिलती है, अर्थात कानून की सर्वोच्चता। व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त कोई दंड नहीं दिया जा सकता और यह घोषणा विधि के शासन के सिद्धांत की दूसरा रूप है। वह कानून जिसके अधीन व्यक्ति को दंडित किया जाता है अपराध किए जाने के समय लागू रहा हो, अर्थात भूतलक्षी प्रभावकारी विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का निर्माण किया जाना अवैधानिक घोषित किया गया है। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अगर विधि के अनुसार है तब तो उसको दंडित किया जा सकता है, अन्यथा उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण किया गया है। यहाँ तक कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है और उसका अंग भंग हो गया तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने इसको मारा नहीं या मैंने इसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के हनन नहीं किया, कि मैंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन तब होता जब इसकी हत्या हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें आपने प्रयास किया है और उसका अंग भंग भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध। इसके अंतर्गत मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध जिन प्रक्रियात्मक रक्षा उपायों का बंद किया गया है वे गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कारण बताना पड़ेगा और किसी भी व्यक्ति को अपनी रुचि के जो भी वकील है, विधि व्यवसायी है, उससे परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा, उससे रोका नहीं जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु ये जो उपबंध है वो शत्रु देश के लिए निवारक निरोध के उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति हो उसके लिए ये उपबंध नहीं होगा। निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने या रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। तो समय समय पर भारतीय संविधान में या भारतीय संसद ने अनेकों कानून बनाए जिससे कि राष्ट्र की रक्षा हो सके, राष्ट्र में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो सके जिससे कि विदेशी कोई भी आदमी अपराध करके विदेशों में भाग जाए, या जो इसमें अंतर्गत ये होता है कि कोई भी अपराध है उसको होने से पहले ही रोकने पर ध्यान दिया जाता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। जो 23 में ये कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार को वर्जित ठहराया गया है और बेगार तथा अन्य प्रकार के बलात् श्रम को अपराध घोषित किया गया है। इससे क्या होता है कि कई बार जो गरीब लोग हैं उनको बेगार प्रथा के रूप में मनुष्य काम में लेना लग जाता है। अगला है बलात् श्रम को अवैधानिक घोषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या खानों में काम करने में नहीं लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य आदर्श नागरिकों का निर्माण करना होता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्ति समान रूप से ऐसा कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार करने का अधिकार भी उनको दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं होता, लेकिन सभी नागरिकों को अपने धर्म का प्रचार करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
लेकिन संविधान धर्म विरोधी प्रचार करने का अधिकार नहीं देता, जैसा कि रूस का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। संविधान प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल तथा अचल संपत्ति का अर्जन तथा स्वामित्व विधि के अनुसार संपत्ति का संचालन करने, धार्मिक तथा मूर्त प्रयोजनों के उद्देश्य के लिए संस्थाओं को स्थापित करने और पोषण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 कोई भी धर्म किसी भी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात यह आर्टिकल सरकार पर यह प्रतिबंध लगाता है कि वह किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका व्यय किसी धर्म विशेष की अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए किया जाता है। अर्थात इसका सामान्य अर्थ ये निकलेगा कि राज्य ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे कि वो कर दूसरे धर्म को प्रचार प्रसार करने में फायदा पहुंचाता हो। अगला है अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो कि राज्य निधि से संचालित या पूरी तरह पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य की जो शिक्षा होगी, शिक्षण संस्थान होगी, उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, किंतु ऐसे धर्मार्थ, धर्मस्थ अथवा न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं, जिनके अनुसार उस संस्था ने धार्मिक शिक्षा देने का आवश्यक मान रखा है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का उसको अधिकार प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 30 में विभिन्न अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार, अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है, और यह कहा गया है कि आर्थिक सहायता देने के मामले में सरकार इस आधार पर विभेद नहीं करेगी कि वह संस्था अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित है कि संरक्षण के संबंध में राजेश्वरी मेमोरियल बेसिक ट्रेनिंग स्कूल बनाम केरल राज्य मुकदमे में न्यायालय ने यह सिद्धांत विकसित किया कि मात्र यह तथ्य कि किसी स्कूल की स्थापना एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने की है, उसे अल्पसंख्यक संस्था का रूप प्रदान नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 1978 में 44वें संविधान द्वारा निरसित कर दिया गया है। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं उनके संरक्षण की बात कही गई है। तो इस संरक्षण के इस संविधान के आधार पर, संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत के आधार पर, संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत के आर्टिकल के आधार पर व्यक्तियों को कुछ एक अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर सके। इसके अंतर्गत पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह प्रलेख किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जाता है जिसे अवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया गया है और दोषी बनाया गया है। दूसरा है परमादेश। यह रिट किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है, किंतु यह आदेश किसी स्वविवेक के कर्तव्य के निर्वहन के लिए नहीं दिया जा सकता। तीसरा है उत्प्रेषण, रिट ऑफ सेरश्योराई। यह उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण को उसमें विचाराधीन किसी मामले से संबंधित अभिलेखों को उच्च न्यायालय में विचार करने हेतु भेजने का आदेश देती है, अर्थात अपने पास मंगाने का अधिकार इसमें है। प्रतिषेध प्रलेख यानी रोकने का अधिकार है कि न्यायालय द्वारा किसी निम्न अथवा प्राधिकरण संस्था को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करने से रोकने की बात कही गई है। फिर अधिकार पृच्छा। ये व्यक्ति को कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को ग्रहण करने के लिए वह उत्तरदायी अधिकारी नहीं होता है। तो इस प्रकार जो संविधान के मूल अधिकार दिए गए हैं उनके अंतर्गत एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हमें संविधान ने प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम ये रिट जाहिर करवा सकते हैं।
अब है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ उल्लेख तो कर दिया गया था, लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4A मूल कर्तव्य शीर्षक के अधीन जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, अर्थात प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य होंगे। और वर्तमान समय में उनको बढ़ाकर 11 मूल कर्तव्य कर दिए गए हैं। पहले मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। तो इन मूल कर्तव्यों में पहला है संविधान का पालन करना चाहिए, और उसके जो भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका भी हमें आदर करना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। हमारे जो भी आदर्श है उनको अपने मन में रखना। तीसरा है भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश करना। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व बनाए रखें और उसका परिरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और ऐसे प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने का प्रयास करें और हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर से बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धि को हासिल करे। अगला है 11, जो माता पिता की या संरक्षक है या जैसी भी स्थिति हो, 6 और 14 वर्ष के बीच के प्रतिपाल्य बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार भी, कर्तव्य भी दिया गया है। जो इस प्रकार से अनुच्छेद जो 51A है उसमें मूल कर्तव्य बताए गए हैं, ताकि जो हमें अधिकार की हम डिमांड करते हैं, उन अधिकारों के साथ साथ ही हमें हमारे कर्तव्यों का भी पता रहना चाहिए, जिससे कि हम हमारे देश के प्रति अपने आप को प्रेजेंट कर सके, ताकि देश के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाई जा सके।